नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने गुजरात में नैनो तरल यूरिया संयंत्र के उद्घाटन समारोह में कहा, सरकार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में बंद पड़े उर्वरक कारखाने फिर खोल रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की 59वीं महासभा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री पीएम केयर्स योजना के अंतर्गत कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निराश्रित बच्चों से बातचीत करेंगे। 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र, लघु फिल्म और एनिमेशन फिल्म समारोह आज से मुंबई में शुरू हो रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय फिल्म निर्माता शौनक सेन को कान फिल्म महोत्सव में लॉय d'Or पुरस्कार जीतने पर बधाई दी। आज अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस है। फ्रेंच ओपन टेनिस में रोहन बोपन्ना और हॉलैंड के मात्वे मिडलकूप की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। सानिया मिर्जा और लूसी हार्डिंग महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में आज अपना मुकाबला खेलेंगी। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट का फाइनल मैच आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। समाचार प्रभात में नवीन सक्सेना के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात का ये 89वां अंक होगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से होगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा तथा आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात 8 बजे दोबारा सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आदर्श सहकारिता ग्राम की ओर बढ़ रहा है। कल गुजरात के गांधीनगर के महात्मा मंदिर में सहकार से समृद्धि सम्मेलन में उन्होंने कहा कि राज्य में ऐसे 6 गांवों को चिन्हित किया गया है जहां सभी सहकारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्रधानमंत्री ने कल गुजरात के कलोल स्थित इफ्को में दुनिया के पहले नैनो तरल यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस संयंत्र से अब तक 1 बोरी यूरिया की क्षमता को 1 बोतल में समेट पाना संभव होगा। इससे ढुलाई की लागत कम होगी और छोटे किसानों को फायदा होगा। यूरिया की बोरी की ताकत 1 बोतल में समा गई है, यानी नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की 1 बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। ये जो आधुनिक प्लांट कलोल में लगा है, इसकी कैपेसिटी अभी 1.5 लाख बोतल के उत्पादन की है, लेकिन आने वाले समय में ऐसे 8 और प्लांट देश में लगने वाले हैं। इससे यूरिया पर विदेशी निर्भरता कम होगी, देश का पैसा भी बचेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में एनडीए सरकार के गठन के बाद यूरिया पर पूरी तरह से नीम कोटिंग की गई। इससे किसानों के लिए यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना संभव हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में 5 बंद पड़े उर्वरक कारखानों को भी दोबारा शुरू कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता से देश की अधिकतर समस्याओं का समाधान हो सकता है और सहकारिता आत्मनिर्भरता का एक शानदार मॉडल है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि इफ्को के नैनो तरल यूरिया संयंत्र से पृथ्वी और जल दोनों की रक्षा होगी। उन्होंने कहा कि कॉपरेटिव क्षेत्र से जुड़े लोग लंबे समय से एक अलग केंद्रीय मंत्रालय खोले जाने की मांग कर रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी ने सहकारिता मंत्रालय की शुरुआत देश भर में सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही की है। मोदी जी के नेतृत्व में करीब करीब 1 साल पहले एक क्रांतिकारी कदम लिया कि सहकारिता मंत्रालय की रचना भारत सरकार में।
एक कदम कहने को तो एक मंत्रालय की रचना का है, मगर देश के करोड़ों किसान और सहकारिता आंदोलन के सभी कार्यकर्ता जानते हैं कि ये कदम आने वाले 100 साल तक सहकारिता आंदोलन को नया जीवन देने वाला है, इसमें प्राण फूंकने वाला है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राजकोट के पास अटकोट में मातुश्री केडीपी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने 8 वर्ष के कार्यकाल के दौरान गरीबों और सुशासन के लिए काम किया है ताकि सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित हो सके। श्री मोदी ने कहा कि गुजरात में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है, जिससे आम जनता को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि जनता के प्रयास जब सरकार के प्रयासों से जुड़ जाएं तो जनसेवा की सरकार की क्षमता बढ़ जाती है और केडीपी अस्पताल इसका एक बड़ा उदाहरण है। मातुश्री केडीपी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सौराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। जब सरकार के प्रयास में जनता का प्रयास जुड़ जाता है तो सेवा करने की हमारी शक्ति भी अनेक गुना बढ़ जाती है। राजकोट में बना यह आधुनिक अस्पताल एक इसका बहुत बड़ा उत्तम उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने सबको निःशुल्क कोविड टीका उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया है और युद्ध काल में मध्य वर्ग के नागरिकों को सरकार ने संकटग्रस्त क्षेत्रों से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के जनता को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत मंगलवार 31 मई को 9 मंत्रालयों और विभागों से जुड़ी 16 योजनाओं और कार्यक्रमों के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। गरीब कल्याण सम्मेलन नाम से ये आयोजन शिमला में रखा गया है, जहां लाभार्थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त के तौर पर 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर के निराश्रित बच्चों से बातचीत करेंगे। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम का आज 1 वर्ष पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड महामारी के दौरान माता पिता या कानूनी संरक्षक या गोद लेने वाले अभिभावकों को खोने वाले बच्चों की मदद के लिए 21 मई 2021 को इस योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य ऐसे बच्चों की समुचित शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ये योजना इन बच्चों के लिए काफी मददगार साबित हुई है। उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कोविड महामारी के दौरान बहुत सारे बच्चों को अपने माँ बाप को खोना पड़ा, लेकिन पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सरकार ने उनकी देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित की। उन्नाव जिले की जिला प्रोबेशन अधिकारी रेणु यादव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि उनके जिले में 3 बच्चों को इस योजना के तहत सरकारी मदद मिल रही है और ये उनके लिए एक बड़ी मदद साबित हो रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक बहुत ही अच्छी योजना ऐसे बच्चों को अपने माता पिता या अभिभावक के रूप में उनको एहसास दिलाने के लिए चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत बच्चे के प्रारंभ से उसकी शिक्षा से लेके उसकी उच्च शिक्षा तक का पूरा सहयोग सरकार द्वारा दिया जा रहा है। उसके रहने का, उच्च शिक्षा में अगर वो एजुकेशन लोन तक भी लेता है तो वो भी सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। पूरे प्रदेश में 441 बच्चों को केंद्र सरकार की पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत लाभ मिल रहा है और उनका भविष्य अब सुरक्षित हाथों में है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। हौसला नया भर लिया है, फैसला ये कर लिया है, टीवी से सबको बचाएंगे, खुद से ये वादा कर लिया है। इंडिया जब जोर लगाएगा, हारेगा, देश जीतेगा। तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए 1800-116666 पर संपर्क करें। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन
वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने गुजरात में नैनो तरल यूरिया संयंत्र के उद्घाटन समारोह में कहा, सरकार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में बंद पड़े उर्वरक कारखाने फिर खोल रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की 59वीं महासभा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री पीएम केयर्स योजना के अंतर्गत कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निराश्रित बच्चों से बातचीत करेंगे। 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र, लघु फिल्म और एनिमेशन फिल्म समारोह आज से मुंबई में शुरू हो रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय फिल्म निर्माता शौनक सेन को कान फिल्म महोत्सव में लोए दे ओर पुरस्कार जीतने पर बधाई दी। आज अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस है। फ्रेंच ओपन टेनिस में रोहन बोपन्ना और हॉलैंड के मार्टे मिडिलकूप की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। सानिया मिर्जा और लूसी हार्दिका महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में आज अपना मुकाबला खेलेंगी और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट का फाइनल मैच आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की 59वीं महासभा का शुभारंभ करेंगे। श्री कोविंद उज्जैन में सरकारी आयुर्वेद महाविद्यालय के भवन का भी उद्घाटन करेंगे। इस पर लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत आई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मध्य प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर हैं। ब्यौरा हमारे भोपाल संवाददाता से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कालिदास संस्कृत अकादमी के पंडित सूर्य नारायण संकुल सभागार में आयोजित अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाअधिवेशन को संबोधित करेंगे। महासम्मेलन में कई विख्यात आयुर्वेद वैज्ञानिक शामिल हो रहे हैं। महासम्मेलन के दौरान अखिल भारतीय आयुर्वेद विद्यापीठ और वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी होगा। इस दौरान आयुर्वेदिक आहार स्वास्थ्य का आधार और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेदिक औषधियों का मुक्त व्यापार जैसे विषयों पर विचार विमर्श भी होगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रपति बाद में महाकालेश्वर मंदिर में 310 करोड़ रुपए की लागत से किए जा रहे विकास और विस्तार कार्यों का अवलोकन भी करेंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र, लघु फिल्म और एनिमेशन फिल्म समारोह आज से मुंबई में शुरू हो रहा है। सप्ताह भर के इस द्विवार्षिक समारोह में सभी फिल्मों का प्रदर्शन फिल्म प्रभाग परिसर के अत्याधुनिक सभागारों में किया जाएगा। समारोह के लिए 30 देशों से 808 फिल्में प्राप्त हुई हैं। इनमें से 35 फिल्में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा श्रेणी में, 67 फिल्में राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा श्रेणी में और 18 फिल्में प्रिज्म श्रेणी में रखी गई हैं। समारोह की सर्वश्रेष्ठ फिल्म को गोल्डन कॉन्च अवार्ड और 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। वृत्तचित्र निर्माण में असाधारण योगदान देने वाले फिल्मकार को डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और 10 लाख रुपए नकद प्रदान किए जाएंगे। बांग्लादेश के स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस समारोह में बांग्लादेश की 11 फिल्में प्रदर्शित की जा रही हैं, जिनमें बहुचर्चित फिल्म हसीना अ डॉटर्स टेल भी शामिल है। समारोह में नेटफ्लिक्स की सीरीज माइटी लिटिल भीम, आई लव ताजमहल की कड़ी भी दिखाई जाएगी। भारत और जापान के सहयोग से बनी पहली एनिमेशन फिल्म रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम की विशेष स्क्रीनिंग भी की जाएगी। सिनेमा प्रेमी हो जाओ तैयार, आया है फिल्मों का त्योहार। 29 मई से 4 जून तक लगातार सपनों का शहर लाया आपके लिए उपहार। देखिए मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। पंजीकरण कराएं www.miff.in पर। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय फिल्म निर्माता शौनक सेन को कान फिल्म महोत्सव में लॉय देओर पुरस्कार जीतने के लिए बधाई दी है। शौनक सेन को ये पुरस्कार उनके वृत्तचित्र ऑल दैट ब्रीथ्स के लिए दिया गया है। अनुराग ठाकुर ने विश्वास व्यक्त किया है कि इससे भारतीय वृत्तचित्र निर्माताओं को विश्व स्तर पर और बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस है। पूरा विश्व इस दिवस पर
सुरक्षा, शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में शांति रक्षकों की भूमिका के प्रति आभार व्यक्त करता है। 1948 के बाद से 72 संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियानों में 10 लाख से अधिक शांति रक्षकों ने भाग लिया। इस वर्ष की थीम है जनता, शांति और प्रगति, साझेदारी की शक्ति। एक रिपोर्ट। दो महीने से चल रहे आईपीएल क्रिकेट का फाइनल मैच आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रात 8 बजे से शुरू होगा। इस बार आईपीएल में अब तक 73 मैच खेले जा चुके हैं। गुजरात टाइटंस ने पहले क्वालीफायर में राजस्थान रॉयल्स को हराकर फाइनल में जगह पक्की की है, जबकि राजस्थान रॉयल्स एलिमिनेटर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर को मात देकर फाइनल में पहुंचा है। गुजरात टाइटंस ने पहली बार आईपीएल में प्रवेश किया है और अंक तालिका में शीर्ष पर रहा है। दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स 2008 के बाद प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचा है। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस में भारत के रोहन बोपन्ना और हॉलैंड के माते मिडिल कूप पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। बोपन्ना और मिडिल कूप ने कल प्री क्वार्टर फाइनल में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन निकोला मैक्टिक और मेट पेविच को 6-7, 7-6, 7-6 से हराया। क्वार्टर फाइनल में बोपन्ना और मिडिल कूप का सामना ब्रिटेन के लॉयड ग्लासपूल और फिनलैंड के हैरी हेलियोवारा से होगा। मिक्स्ड डबल्स में बोपन्ना और स्लोवेनिया के आंद्रे क्लेपेक ने अमेरिका के एशिया मोहम्मद और ब्रिटेन के लॉयड ग्लासपूल पर 6-1, 6-4 से जीत दर्ज की। दूसरे दौर में आज बोपन्ना और आंद्रेजा का मुकाबला गोंजालो एस्कोबार और लूसी हर्डेका से होगा। महिला डबल्स में भारत की सानिया मिर्जा और चेक गणराज्य की लूसी हर्डेका ने दूसरे दौर में काजाजोवान और तमारा जिदानसेक को 6-3, 6-4 से पराजित किया। सानिया और लूसी की जोड़ी आज प्री क्वार्टर फाइनल में कोको गाफ और जेसिका पेगुला की जोड़ी से भिड़ेगी। और अब एक नजर मौसम पर। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर बौछारें पड़ने या तेज बारिश का अनुमान है। तापमान 28 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। श्रीनगर, लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। जम्मू और मुजफ्फराबाद में मौसम साफ रहेगा। तापमान 6 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। गुवाहाटी, इम्फाल, कोहिमा, गैंगटॉक, शिलोंग, आइजोल, अगरतला और ईटानगर में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार वर्षा या गरज के साथ बौछार पड़ सकती है। आकाशवाणी समाचार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम अभ्यास की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य इन परीक्षाओं की तैयारी में विद्यार्थियों और अन्य अभ्यर्थियों की मदद करना है। हिंदी में यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को रात 9:30 बजे प्रसारित होता है। अभ्यास कार्यक्रम की अगली कड़ी शनिवार 4 जून को प्रसारित होगी। इस कड़ी के लिए विषय है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। विद्यार्थी अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 928-909-4044 या abhyas.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। प्रश्न भेजने की अंतिम तिथि 1 जून है। प्रत्येक शनिवार रात 9:30 बजे एफएम गोल्ड पर अभ्यास कार्यक्रम सुनने के लिए आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहें। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 1 जून। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है और आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इसी शानदार संघर्ष की एक झलक।
स्वाधीनता सेनानी और पत्रकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की जयंती है। उनका जन्म 29 मई 1906 को सहारनपुर में हुआ था। कॉलेज के दिनों में कन्हैया लाल ने पढ़ाई छोड़ दी और स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो गए थे। इसके लिए उन्हें कई वर्ष जेल में बिताने पड़े। जब 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ तो कन्हैया लाल ने उसी दिन विकास समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू कर दिया। कन्हैया लाल के लिए लेखन सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं था, वो समाज के नैतिक विकास के लिए लिखा करते थे। एक बार नेहरू जी ने प्रभाकर से पूछा, आजकल आप क्या कर रहे हैं? इस पर प्रभाकर ने उत्तर दिया, पंडित जी, अब हमारा देश बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे बांधों और भवनों के निर्माण पर ध्यान दे रहा है। ईंटों और गारे की बनी संरचनाएं मनुष्यों से ऊंची हो रही हैं। ऐसा समय आएगा जब राष्ट्र को महान नेताओं की जरूरत होगी। मैं ऐसे साहित्य के लेखन में व्यस्त हूँ जिससे भविष्य में नेतृत्व के पनपने में सहायता मिलेगी। कन्हैया लाल की अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, नई पीढ़ी नए विचार प्रमुख हैं। कन्हैया लाल देश की जनता के लिए निरंतर लेखन करते रहे और 1995 में उनका निधन हो गया। महान राष्ट्रवादी नेता कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर को हमारा शत शत नमन। हम स्वाधीनता सेनानी लोकराम नयन राम शर्मा का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका निधन 29 मई 1933 को हुआ था। पेशे से पत्रकार लोकराम राष्ट्रवादी लेख लिखा करते थे, जिन पर कई बार ब्रिटिश अधिकारी प्रतिबंध लगा देते थे। वे नमक सत्याग्रह में भी शामिल हुए थे। लोकराम का जन्म 1890 में सिंध प्रांत में हुआ। संस्कृत भाषा में लोकराम की विशेष रुचि थी और इसी रुचि के कारण 15 बरस की उम्र में वो अपने मित्र के साथ संस्कृत पढ़ने वाराणसी गए। वाराणसी में निवास के दौरान उन्हें बंग भंग विरोधी प्रदर्शनकारियों से मिलवाया गया। 1907 में वापस सिंध पहुंचने तक वे राष्ट्रवादी भावनाओं से परिपूर्ण हो चुके थे। अपने गृहनगर में वे जाने माने सिंधी नेताओं चोइथराम गिडवानी, जयराम दास और दौलत राम से जुड़े। लोकराम ने 1931 में कराची में कांग्रेस अधिवेशन आयोजित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लोकराम के लेखन में राष्ट्रीय आंदोलनकारियों का पूरा समर्थन किया गया। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए सांस्कृतिक संगठन रास मंडली बनाया। इसके उपरांत लोकराम ने अरबी लिपि के बजाय देवनागरी लिपि में सिंध भास्कर समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। कुछ समय बाद उसका नाम बदलकर हिंदू कर दिया गया। अंग्रेजों ने उनके पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया और प्रेस को जब्त कर लिया। लोकराम नयन राम शर्मा कई बार जेल गए, इसलिए उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और वो बीमार हो गए। 29 मई 1933 को उनका निधन हो गया। महान स्वतंत्रता सेनानी लोकराम नयन राम शर्मा को हमारा नमन। हम आज स्वतंत्रता सेनानी सोमाय सोरेन का भी स्मरण कर रहे हैं। वो झारखंड के संथाल परगना के निवासी थे। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया और दुमका जेल भेज दिया गया। जेल में ही 29 मई 1943 को उनका निधन हो गया। महान शहीद सोमाय सोरेन को हमारा नमन। हम शहीद इस्सा मोहम्मद को भी आज याद कर रहे हैं।
उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। एक मुठभेड़ में कंपनी सेना ने मोहम्मद को पकड़ लिया। 29 मई 1858 को उन्हें आजीवन कैद की सजा देकर निर्वासित कर दिया गया। हिरासत से निकलने का प्रयास करते समय 1859 में मोहम्मद को गोली मार दी गई। शहीद मोहम्मद को हमारा नमन। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की आज की कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। और अब आज अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस के अवसर पर आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 1960 में भारत ने कोंगो में डॉक्टर और नर्सों की टीम भेजी थी। इसके बाद 2008 में लाइबेरिया के लिए महिला शांति रक्षकों की टीम भेजी गई। भारत में संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय समन्वयक शॉम्बी शार्प ने शांति रक्षा अभियानों में भारत की भूमिका की सराहना करते हुए कहा है कि गहन लोकतांत्रिक आदर्श और मूल्य ही भारत की शक्ति का स्रोत हैं। India actually is, we look historically since the beginning across time, India is actually the largest troop contributing country of all. This is really fundamentally important to understand. And today, India is the third largest active troop contributing country, uniformed personnel in the world, with over 5,500 uniformed personnel currently serving in UN peacekeeping missions. श्री शार्प ने दक्षिण सूडान में भारतीय शांति रक्षकों के उत्कृष्ट योगदान का उल्लेख किया है। शांति रक्षा अभियान में अनुकरणीय साहस के लिए एक भारतीय महिला अधिकारी को सर्वाधिक प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के एक सशक्त माध्यम के रूप में शांति रक्षा सेना का उपयोग करता है। भारत में संयुक्त राष्ट्र समन्वयक से पूरी बातचीत आज FM गोल्ड पर परिक्रमा कार्यक्रम में 4:30 बजे और वर्ल्ड न्यूज में रात 10:30 बजे सुनी जा सकती है। ये हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध रहेगा। हिंदी समाचार कक्ष से मुकेश कुमार। और नवीन, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। प्रधानमंत्री की कल राजकोट में जनसभा और गांधीनगर में देश के पहले नैनो तरल यूरिया संयंत्र का उद्घाटन करने की खबर को आज के कई अखबारों ने सुर्खी बनाया है। प्रधानमंत्री के इस बयान को राष्ट्रीय सहारा, जनसत्ता और अमर उजाला ने बड़ी सुर्खी बनाया है कि गांधी और पटेल के सपने पूरा करने के लिए ईमानदार प्रयास किए और देश सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। बीते 8 साल में ऐसा कुछ नहीं किया जिससे लोगों को सिर झुकने पड़े। घाटी में कल लगातार चौथे दिन मुठभेड़ में सुरक्षा बलों द्वारा 2 आतंकवादियों को मार गिराने की खबर पर अमर उजाला ने लिखा है, 4 दिन में 12 आतंकवादियों का सफाया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में महिला सुरक्षा का बड़ा कदम बताते हुए लोक सत्य और राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, महिला कर्मचारी शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक ड्यूटी के लिए बाध्य नहीं। हिन्दुस्तान की पहली खबर है, समान नागरिक संहिता लाने की तैयारी, उत्तराखंड ने पहल की शुरुआत की। DGCA द्वारा इंडिगो एयरलाइंस पर एक दिव्यांग बच्चे को विमान में बिठाने से मना करने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाए जाने की खबर भी अखबारों ने पहले पन्ने पर दी है। जनसत्ता विशेष आलेख में एशियाई संस्कृति के प्रति रुचि बढ़ने की खबर देते हुए लिखता है, जापानी छात्रों में हिंदी सबसे लोकप्रिय है। पत्र के अनुसार जापानी छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान हिंदी में बातचीत कर उन्हें चकित कर दिया। शौनक सेन की ऑल दैट बीट्स को कान महोत्सव में गोल्डन आई अवार्ड मिलने पर दैनिक जागरण ने लिखा है, ये भावुक करने वाले दिल्ली के 2 भाइयों की ऐसी कहानी है जिसे सबकी सराहना मिली। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने गुजरात में नैनो तरल यूरिया संयंत्र के उद्घाटन समारोह में कहा, सरकार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में बंद पड़े उर्वरक कारखाने फिर खोल रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की 59वीं सभा का शुभारंभ करेंगे।
प्रधानमंत्री पीएम केयर्स योजना के अंतर्गत कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निराश्रित बच्चों से बातचीत करेंगे। 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र, लघु फिल्म और एनिमेशन फिल्म समारोह आज से मुंबई में शुरू हो रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय फिल्म निर्माता शौनक सेन को कान फिल्म महोत्सव में लॉय देओर पुरस्कार जीतने पर बधाई दी। आज अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस है और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट का फाइनल मैच आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।